अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फ़ारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल का सारा दिन और आज का सारा दिन आप देखते रहे हैं, जियो न्यूज़ ने बड़ी एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की है। लाहौर में सानहा हुआ, आग लगी, दर्जनों कीमती जानें गईं, लेकिन उससे भी बड़ा सानहा, उससे भी बड़ी आग जो कि तीसरे दर्जे की आग थी, वो कराची में आपने देखी, जिसके नतीजे में तकरीबन 290 लोगों की जान गई। और ये वो लोग थे मोस्टली जो अपने घर के वाहिद कफ़ील थे, यानी कि एक एक इंसान शायद 10-10 लोगों का कफ़ील था। नाज़रीन, सारा दिन आज मुख्तलिफ जगह यही डिबेट होती रही कि किसकी ज़िम्मेदारी है, कानून किसने बनाया, किसकी ज़िम्मेदारी थी कि कानून को इन्फोर्स किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। फैक्ट्रीज़ एक्ट फॉलो नहीं हुआ, बाय लॉज फॉलो नहीं हुए, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटर की ज़िम्मेदारी थी, कमिश्नर की ज़िम्मेदारी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी, फेडरल गवर्नमेंट की थी, फायर ब्रिगेड्स टाइम पर क्यों नहीं पहुँचे, क्या मसला था, पानी का क्या मसला था। ये डिस्कशन सारा दिन आपने सुनी। मैं इसको सेठी साहब से डिस्कस करना चाहता हूँ एक और कॉन्टेक्स्ट में कि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है, कोई सानहा होता है, तो हम फ़ौरन फिंगर पॉइंट करते हैं कि ये देखिए ऐसा नहीं हुआ, और हमें पता चलता है कि हमने कितनी चीज़ें बड़ी कन्वीनियंटली निगलेक्ट कर दी हैं, उनकी तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। लेकिन जिस बात का डर है कि ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें मौजूद हैं, कितने ऐसे डायमेंशंस हैं इस पूरे मसले की, कि जहाँ आपको खुदा न खास्ता अगर दोबारा कभी कोई वाक़या होता है जिसकी नौइयत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो शायद हमें उस वक्त पता चलेगा कि वहाँ पर कितनी कोताहियाँ हैं, कितनी चीज़ों को हमने निगलेक्ट कर दिया। क्या ये हमारा एक कलेक्टिव फेलियर है जिसमें हमारा भी एक किरदार है? सेठी साहब, आगे चल के मज़ीद बात होगी, लेकिन क्या आप क्या समझते हैं? ये सारा दिन की डिबेट होती रही, जी फलाने का कसूर है, डिटर्मिन करें, जी फलाना कानून फॉलो नहीं हुआ, बाय लॉ नहीं हुआ। ये इज़ इट अ फेलियर ऑफ स्टेट? खुदा न खास्ता बड़ी सख्त बात है, लेकिन आप क्या कहते हैं? मुझे तो एक जेन्युइनली बड़ा डिप्रेशन है। मुनीब, अब तो कोई दिन नहीं गुजरता कि सदमा नहीं होता। सुबह उठते हैं, टेलीविज़न लगाते हैं तो दिल में धड़कन हो रही होती है कि पता नहीं आज सुबह की खबर क्या होगी। और फिर टेलीविज़न के ऊपर जो इमेज हमें नज़र आता है उससे सदमा ही होता है। इमेज कौन सा नज़र आता है? इमेज नज़र आता है कहीं आग लग गई, गरीब लोग मारे गए, जल्जला आया, गरीब लोग मारे गए, देहातों वाले लोग मारे गए, कच्ची आबादियां तबाह हो गई, गरीब लोग। जी। फ्लड्स आते हैं, गरीब लोग बिल्कुल बह गए, बिल्कुल, उनके घर तबाह हो गए। ये तो देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो जब भी इस किस्म का कोई हादसा होता है तो गरीब लोग नजर आते हैं, उनका सदमा और उनकी ग्रीफ और उनकी ट्रेजेडी। तो इससे कुछ बातें साफ हो जाती है ना कि हमने जिस किस्म की रियासत बनाई है उसमें गरीब लोग, उनकी कोई देखभाल नहीं है, उनको छोड़ दिया गया है कि वो अपने लिए जो कुछ कर सकते हैं करें, रियासत उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। दिन ब दिन गुर्बत बढ़ रही है। ऐसे जब सानिए होते हैं तो गरीबों के ऊपर दबाव आता है। क्या आपने देखा कि किसी बड़े होटल में इस किस्म की आग लगे और अमीर लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग, उनका कोई हादसा हो? आग तो लग सकती है, मगर नहीं। अर्थक्वेक्स जब आते हैं तो क्या अमीरों के घर गिरते हैं? क्या गुलबर्ग, लाहौर और डिफेंस में कितना नुकसान होता है? मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो रियासत हमने बनाई है, ये दिन ब दिन ये अवाम से अलग और अलहदा होती जा रही है, और अवाम को छोड़ दिया गया है कि आप अपने आप को बचाएं, हम कुछ नहीं कर सकते। मुनीब, जब मैं स्कूल जाता था साइकिल पे, तो कभी कभी छोटे भाई को वो साइकिल का डंडा होता ना आगे, उससे बैठा लेते थे, मगर वो कानून के खिलाफ था। और दूसरी चीज जो कानून के खिलाफ थी कि बाइसिकल के ऊपर पीछे एक लाइट का होना बड़ा जरूरी होता था ताकि एक्सीडेंट ना हो रात को, वो लाइट का चमकना जरूरी होना था।
अब कभी लाइट नहीं होती थी, कभी डायनमो होते थे बाइसिकल्स के साथ, वो नहीं चलते थे, लाइट बुझ जाती थी। हमें जब दूर से पुलिस वाला नजर आता था ना तो हम उतर जाते थे साइकिल से, 8, 9, 10, 12 साल के बच्चे, और जब तक वो क्रॉस नहीं कर लेते थे तो उस वक्त तक बच्चे अपने भाई को या दोस्त को नहीं बिठाते थे। एक कांस्टेबल से इतना लॉ एंड ऑर्डर का था कि ये कानून की बालादस्ती के लिए ये है, हम कानून तोड़ रहे हैं तो जरा ख्याल करें। वो दिन और आज का दिन, कहने का ये मतलब है कि हमने जो कानून इस मुल्क में बनाए हैं, कानून तो बहुत बने हुए हैं। 1935 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी जो अंग्रेज छोड़ गया, उसी के ऊपर हमने 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उसी के ऊपर 62, 63 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी, वो उनमें छोटी छोटी तब्दीलियां होती गई, अच्छे कानून खत्म नहीं किए गए, नए कानून जरूर बनते गए और अच्छे कानून भी बने, मगर कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो थी और कानून के जो 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 जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना था, ब्यूरोक्रेसी, वो दिन ब दिन करप्ट होती गई, और जितनी वो करप्शन होती गई उतना ही वो कानून नीचे से टूटता गया। लोग जब अपने पांव पे, उनको कहा गया कि आपके लिए किसी किस्म की इंश्योरेंस नहीं है, आपके लिए किसी किस्म की हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, आपके लिए मिनिमम वेज नहीं है, तो फिर वो अनार्की की तरफ एक माशरा चलता है। तो ये हुआ ये है कि यहाँ एक अमीर तबका है और एक रियासत का ढांचा है जिसमें टॉप जजेस हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप जनरल्स हैं, टॉप बिजनेसमैन हैं, टॉप कॉर्पोरेट लोग हैं, टॉप लॉयर्स, टॉप आर्किटेक्ट्स हैं। एक तरफ ये हैं और दूसरी तरफ फिर एक लोअर में एक मिडिल क्लास और अवाम। मिडिल क्लास और अवाम दबती जा रही है, उनके लिए जो कानून है वो बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रहे, उनके लिए किसी किस्म का सोशल या सेफ्टी नेट नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। फायर ब्रिगेड के पास पैसे नहीं है कि वो फायर ब्रिगेड्स नहीं लेके आए। कराची में पानी वैसे ही नहीं मिलता, अभी कामरान खान साहब ने पूरी स्टोरी की कि जी पानी के साथ क्या हो रहा है, माफिया बने हुए वहां। आज कंस्पिरेसी थियरीज चल रही हैं कि वो जो मालिक है फैक्ट्री का उससे भट्टा मांग रहे थे, उसने दिया नहीं, किसी ने कुछ शरारत कर दी जिसकी वजह से ये हो गया। कंस्पिरेसी थियरीज बिल्कुल। मगर बात ये सारा ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। ये टेक्निकली तो कानून है, टेक्निकली ये सारी जिम्मेदारी जो है लोकल गवर्नमेंट की है, मगर वहां तो लोकल गवर्नमेंट ही कोई नहीं ना, लोकल गवर्नमेंट ही कोई नहीं, तो फिर कोई पीछे देखने वाला कोई नहीं, कोई परेशान है। अगर वहां लोकल गवर्नमेंट होती, मेयर होता और पैसे होते तो सिविल सोसाइटी जो वहां है या सोशल स्ट्रक्चर है उसको बनाया जाता। तो ये आई एम अफ्रेड दिस इज अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ द स्टेट। और हमारे जो सियासतदान हैं और जो अमीर लोग तबका है वो हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा। ये जो कानून भी बनाए गए हैं वो अमीरों के लिए नहीं है, उनको सिर्फ गरीब को दबाने के लिए बनाए गए हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि क्या ये कलेक्टिव स्टेट फेलियर है। एक मसला जो हमें दरपेश है वो पिछले 11 साल से, और वो है दहशतगर्दी का। 9/11 के बाद से सिलसिला शुरू हुआ। जिस शख्सियत ने फैसले लिए थे बहुत आम, वो हैं जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब। कल कामरान खान साहब के साथ मौजूद थे, उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए। कितने कन्विंसिंग जवाब हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के। मैं चाहता हूँ, एक रिपोर्ट है बड़ी ब्रीफ सी हमने बनाई, वो आप देखिए, और कुछ पॉइंटेड चीज़ें हमने उठाई हैं कि क्या मुशर्रफ साहब जो फरमा रहे हैं वो ठीक है, सरकारी सच कितना है, और अब फ्रॉम हाइंडसाइट वो जो बोल रहे हैं वो क्या है, ठीक है गलत है। पैकेज देखिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जिस जंग का आगाज 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद हुआ, उसके बाज़ गोशे अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, और इसी सिलसिले में उस वक्त के सरबराह मुमलिकत जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तकरीबन 11 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी कुछ सवालात के जवाब आज तक देते नजर आते हैं। मसलन, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से जो मुतालबात किए गए वो मुज़ाकरात किए बगैर मिनोअन क्यों मान लिए गए। मुझे इमीडिएटली टेलीफोन, जैसे आप कह रहे हैं, कॉलिन पावल का जो आया था वो ये था कि यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस। और जहाँ तक वहाँ का ताल्लुक़ है, उधर DDISI अमेरिका में थे, उनको बताया गया रिटर्ड आर्मिटेज साहब की तरफ से कि वी विल बॉम्ब यू टू
स्टोन एज, उनकी तरफ से कोई डिमांड्स नहीं आई थी। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि टेररिज्म के खिलाफ इधर या आप हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट हैं। तो उस पर मैंने कहा टेररिज्म के खिलाफ तो हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान की फिजाई हदूद, कराची पोर्ट और फौजी फिजाई अड्डे बगैर किसी तहरीरी मुआहदे के अमेरिका को क्यों पेश कर दिए गए? टॉप लेवल पे ये बातचीत हुई है और एग्रीमेंट हुआ है। मेरे से ये जो इम्पोर्टेंट इशूज़ के मुझे एयरफील्ड हम सारी नहीं देंगे, सिर्फ 2 देंगे, वही शमसी ये को, और वो भी सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, और कराची पोर्ट भी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। कोई कॉम्बैट चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ। कोई मुआहदा जिसके जॉइंट सिग्नेचर्स हुए हों फॉर्मल किस्म से, ये नहीं हुआ बिल्कुल। इंटेलिजेंस ताउन मसलन CIA एहलकारों को पाकिस्तान में दाखिले और कार्रवाई की इजाज़त क्या किसी तहरीरी मुआहदे के तहत दी गई थी? कुछ हमें अपनी ज़रूरियात थी जो पूरी करनी थी, कुछ उनकी ज़रूरियात थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला डेवलप होता रहा और बिल्डअप होता रहा, और मौके के मुताबिक हम फैसले लेते थे। ये जो ब्लैक वाटर वगैरह की बातें होती हैं, ये तो बाद में, ये 2008 के बाद सारी शुरू हुई है। ये तो हमारे ज़माने में था ही नहीं, ब्लैक वाटर नाम मैंने तो कभी सुना ही नहीं था 2008 से पहले। पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो बिगाड़ आपके बतौर आर्मी चीफ और ओहदा सदारत से हट जाने के बाद पैदा हुआ, इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? मुल्कों के दरमियान में रिलेशन जो है ना, काफ़ी हद तक, ज़्यादा हद तक इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन आपका टूटे, इंटरपर्सनल वो रिलेशन और वो अंडरस्टैंडिंग, वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट ना हो, तो फिर ब्रेकडाउन होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। जी शेडी साहब, इंटरव्यू बहुत लंबा था लेकिन कुछ आम चीज़ें हमने निकाली हैं। पहली बात, अब मुझे बताइए कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जी ठीक है, कॉलिन पॉल का फ़ोन आ गया, रिटायर्ड आर्मी ने DGISI को कह दिया, तो देखिए ये मुनीब रेलेवेंट नहीं है कि कॉलिन पॉल ने ये कहा कि वील बॉम्ब यू टू द स्टोन एज और नॉट। जनरल मुशर्रफ ने जो इंटरप्रिटेशन की है, यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, वो दिलचस्प है। अच्छा, एक इंटरप्रिटेशन उसकी ये है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, हमारे दोस्त नहीं हैं, हमारी हिमायत नहीं करेंगे, तो आप हमारे दुश्मन, फिर आपको हम निपट लेंगे, थ्रेट है। एक इंटरप्रिटेशन ये है जो जनरल मुशर्रफ ने दी है कि वो कोई थ्रेट वेट नहीं थी, वो एक डिमांड था कि टेररिज्म के खिलाफ आप हमारे साथ हैं या नहीं है। अर्ज ये है कि ऐसे नहीं था, इट वॉज ए थ्रेट। अच्छा, इट वॉज ए थ्रेट। अब क्यों मैं ये कहता हूं कि ये थ्रेट है, और फिर इसीलिए जो इनका रिएक्शन था वो भी वो रिएक्शन था कि थ्रेट को दूर किया जाए, मगर ये मानने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने आपको धमकी दी और आप फिर पीछे हट गए और आपने मौका परस्ती की। उन्होंने खुद लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हर मौके के ऊपर हमने फिर देख के हमने पहलकदमी या चहलकदमी की, ये कहा था बिल्कुल उन्होंने, मौका देख के हमने किया। उन्होंने कहा एम्बेसडर के थ्रू डिमांड्स भी आई। अच्छा, अब बात यह है कि वो थ्रेट क्यों थी? थ्रेट इसलिए थी कि अमेरिका ने इनको एक्चुअली ये कहा था कि ये जो हुआ है ये डायरेक्ट अटैक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स है, ये उसामा बिन लादेन ने की है। उसामा बिन लादेन कैंप्स में है अफगानिस्तान में। सूडान से जब से वो आया, पहले पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान, हम उसके पीछे लगे हुए। 3 साल 2098 में इन्होंने मिसाइल्स भेजी थी, क्रूज मिसाइल्स, टू अटैक ओसामा बिन लादेन्स कैंप्स इन अफगानिस्तान। वो बच गया, तो ये तो उसका पीछा कर रहे थे। इन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि या आप वहां कोई अमला भेज के उसको कैप्चर करके हमें हैंड ओवर कर दें। ये 9/11 से पहले की बात है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। ये हम नहीं कर पाए, यहां तक कि मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और ये बिल्कुल निगोशिएशंस थे। मैंने इंटरव्यू की थी उस वक्त जो एम्बेसडर थे यहाँ अमेरिका के, उनकी इंटरव्यू की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि ये बातचीत चल रही थी कि पाकिस्तान के सिपाही और पुलिस को ट्रेन किया जाए या कमांडोज को ट्रेन किया जाए और उन्हें फिर इन्फिल्ट्रेट किया जाए इनटू अफगानिस्तान टू कैप्चर ओसामा बिन लादेन। अच्छा, तो ये बातें चल रही थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा कि आप तालिबान को ये कहें कि हमारी आपसे जंग नहीं है, हमारी जंग ओसामा बिन लादेन से है, इसको मुल्क से निकाल दें, या पहले उन्होंने कहा हमारे हैंड ओवर कर दें, और अगर हैंड ओवर नहीं करते तो इसको मुल्क से निकाल दें। यही उन्होंने डिमांड सूडान पे किए थे कि इसको हैंड ओवर करो,
तो उन्होंने कहा हम हैंड ओवर नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा इसको एक्सपेल कर दो यहाँ से, फिर हम इसको देख लेंगे कहाँ जाता है। यही अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि तालिबान को कहें कि इसको एक्सपेल कर, हैंड ओवर कर दें हमें या एक्सपेल कर दें, हमारी उनके साथ जंग नहीं है। ठीक, जब ये 9/11 का वाकया हुआ, अच्छा, पाकिस्तान ने तो ये जब उसने कहा कि यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, वो ये था कि अगर ऐसे ना हुआ और हमारी मदद ना हो सकी तो इसका मतलब है कि आप जो काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता था कि तालिबान जो है वो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की बात मानते हैं, उनके प्रॉक्सीज हैं। क्योंकि तालिबान को जो उन्होंने काबुल में जो पावर एस्टेब्लिश किया 96 में वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की मदद के साथ किया, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल। और वी वर अमॉन्ग्स 3 कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और यूएई, जिन्होंने उनकी गवर्नमेंट 97 में रिकॉग्नाइज की थी, किसी और ने नहीं की थी। तो हमारा बड़ा क्लाउड था, लेवरेज था। तो अमेरिका ने ये थ्रेट दी थी हमें कि आप ये करवा दें ताकि ये मसला खत्म हो जाए, हमारी जंग तालिबान से नहीं है। हमने ये बाद में क्या हुआ वो अलग बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त ये थ्रेट थी। और दूसरी चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि थ्रेट क्यों थी। आपको याद होगा कि 98 में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, सैंक्शंस लग गए थे, बहुत बुरी। ठीक, 99 में कू हो गया। ठीक, अब आपको पता है कि 99 में कारगिल भी हुआ था और उसकी सारी जिम्मेदारी मियां साहब ने वॉशिंगटन जाके जनरल मुशर्रफ पे डाल दी थी। तो अमेरिका तो पहले ही जनरल मुशर्रफ के खिलाफ था क्योंकि कारगिल किया था, फिर कू हो गया। तो मुशर्रफ साहब तो डेस्परेट थे कि किसी तरीके के साथ अमेरिका को खुश करके वापस पाकिस्तान में लाया जाए, क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल मईशत बैठी हुई थी, सैंक्शंस लगे हुए थे और आइसोलेशन हुई हुई थी। अच्छा। ऊपर से कू कर लिया और सारी दुनिया ने कंडेम किया ये। आपको याद होगा कि 2000 में बिल क्लिंटन जो प्रेसिडेंट थे उसमें, वो 5 दिन का दौरा उन्होंने हिंदुस्तान का किया और पाकिस्तान में लोग परेशान थे, वो हुक्मरान तबका, कि अमेरिका का सदर इंडिया चला गया, हमारे पास नहीं आया। और तौहीन हो गई हमारी कि दोस्ती तो हमारी थी अमेरिका के साथ, इंडिया की तो थी नहीं, तो ये क्या हुआ। और फिर बिल क्लिंटन पाकिस्तान आया, मुशर्रफ साहब से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे के लिए और मैं पाकिस्तान की आवाम को एड्रेस करूंगा। तो उन्होंने टेलीविजन के ऊपर अनसेंसर्ड एड्रेस किया। लोगों को हिस्ट्री याद नहीं है क्या हुआ उस वक्त। तो मुशर्रफ आइसोलेटेड थे, ऊपर से थ्रेट आई, ये जिसे कहते हैं लेट गए। इन्होंने कहा ये अच्छा मौका है, मौका परस्ती की और इन्होंने ये सारी एग्रीमेंट्स करके और अमेरिका को इनवाइट कर लिया। अच्छा, ओके, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है। ये जो बात की जाती है जी, मुशर्रफ साहब कहते हैं जी सिर्फ आपने एयर कॉरिडोर दिया और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए कराची पोर्ट दिया या कुछ एयर बेसिस दी। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो कि अक्सर सेठ साहब भी और हम भी उठाते हैं कि जी फिर ये ड्रोन्स कहाँ से उड़ते रहे, इसके बारे में बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सेठ साहब, इससे पहले कि हम इस बात पर जाएं कि जी मुशर्रफ साहब ने जो एयर कॉरिडोर की बात की, आपने कहा कि जी मुशर्रफ साहब के ऊपर उनको कहा गया जी आप कन्विंस करें और किसी तरह ताकि तालिबान एक्सपेल कर दें उसामा बिन लादेन। क्यों मुशर्रफ साहब ने क्यों कोशिश नहीं की? मेरा ख्याल है सोच ये थी कि अगर तालिबान को परसुएट कर लिया, उसामा बिन लादेन निकाल दिया, मसला हल हो जाएगा, तो फिर हमारी ज़रूरत क्या रहेगी उसके बाद। अच्छा, इसको ड्रैग ऑन किया जाए ताकि अमेरिका यहाँ इन्वॉल्व हो, जैसे अमेरिका 1980s में इन्वॉल्व हुआ था अगेंस्ट सोवियत यूनियन। अमेरिका यहाँ आके एक दलदल हो, उसमें फंसे। अच्छा। हमारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो, सारे सैंक्शंस खत्म हो, पैसा आना शुरू हो, हथियार आने शुरू हो, मौजा ही मौजा, जितने देखो फौजा ही फौजा। अच्छा। ये खाता था, ये एक फलसफा था। ठीक, ओके। एयर कॉरिडोर्स, उन्होंने कहा जी कि जो भी हमने बेसिस दी या कराची पोर्ट दिया, एयर कॉरिडोर दिया, सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए, कोई कॉम्बैट प्लेन्स के लिए नहीं और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। देखिए, ये इस किस्म की डिस्टिंक्शन बनाना इज़ क्वाइट सिली कि जी कॉम्बैट और वो नहीं। ये अभी भी कह रहे हैं कि जी वो जो ग्लॉक के जो कंटेनर्स हैं उसके अंदर इस किस्म की इक्विपमेंट नहीं जाएगी, मगर अफगान नेशनल आर्मी के लिए जा सकती है, अमेरिकन के लिए नहीं जा सकती। ये फजूल बात है, हमें बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हर किस्म की चीज़ें ओवरफ्लाई हो रही थी उस कॉरिडोर्स जिनकी वो बात करते हैं। अफगानिस्तान में कैसे, कहाँ से हथियार लेके गए, कहाँ से अपने टैंक्स लेके गए, कहाँ से अपने एयरफील्ड्स उन्होंने बनाई, सारी ओवरफ्लाइट्स थी थ्रू पाकिस्तान।
सीधी सी बात है। एंड देन थ्रू द ओवरलैंड रूट, और फिर इन्होंने इनको रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज भी दी इन बलोचिस्तान एंड सिंध, जाके वहां से वो रिफ्यूल होके बमबारी करते थे, आते थे एंड सो ऑन, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपके कोस्ट के करीब खड़े थे। सो यू फैसिलिटेटेड एवरीथिंग। सो ये डिस्टिंक्शन नहीं, ये डिस्टिंक्शन के जी हमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो उन्होंने मांगा इन्होंने दे दिया। और आपने देखा वो खुद कहते हैं कि हमने कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं की। मतलब ये कि कैबिनेट भी तो थी ना उस वक्त, ये अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ही थे, सिलेक्टिव लोग, और वो मतलब है कि अंदर ही अंदर फैसले फौज ने किए, कोर कमांडर्स ने किए, इन्होंने किए, और इन्होंने आके काम कुम कर दिया। और जो मिनिस्टर्स बनाए हुए थे टेक्नोक्रेट्स, उनके में हिम्मत भी नहीं थी कि इनको पूछें कि वो जी आपने क्या किया और क्यों किया। उनको कह दिया कि ये सॉर्ट आउट हो गया, आप फिक्र ही ना करें, सारी पॉलिसी तो कहीं और बन रही थी। तो इस तरीके से जब फौज आती है तो ऐसे ही काम होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सर, थोड़ा आगे चलते हैं। आपको याद होगा पिछले साल हमने एक इंसिडेंट पूरा देखा, एक कैरेक्टर था रेमंड डेविस, और जैसे बेशक बाद में बहस हुई थी कितने कैरेक्टर्स ऐसे मौजूद हैं पाकिस्तान में। ये जो कोऑपरेशन थी बिटवीन CIA एंड ISI, इसके लिए क्या कोई मुआहदा हुआ था? ये मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, हमने उन्हें फैसिलिटेट किया जिस तरह उनको हमारी कुछ ज़रूरतें थी, कुछ उनकी ज़रूरतें थी। कोई क्लियर आंसर मुशर्रफ साहब ने नहीं दिया। मुआहदे कोई नहीं हुए। वो आके डिमांड करते थे कि जी हमें ये चाहिए, ये कहते थे ठीक है जी ये पॉइंट पर्सन है, ये आपका ये ख्याल रखेगा, ये करेगा, उधर से वो मूवमेंट होती थी और ये वर्बल सारा कुछ चलता था। मतलब लोग आते थे, ऐसे ही लोग आते थे, जाते थे, सारा कुछ होता था। और फिर उसी वक्त तो ये सारी एग्रीमेंट्स हुई फॉर ट्रेनिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प कही, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ब्लैक वाटर का नाम ही नहीं सुना 2008 से पहले। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लैक वाटर जो है वो इराक से निकली, और जब इराक का जंग खत्म हो रही थी और वहां ये ब्लैक वाटर को ये ले गए थे अमेरिकन, और वहां डिप्लोमेटिक कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो कानून जो कांग्रेस ने सैंक्शन किए हुए हैं उस कानून के तहत अमेरिका को बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो अमेरिका का कानून बड़ा सख्त है ऑन ह्यूमन राइट्स एंड सो ऑन। तो इन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज को हायर कर लिया ताकि वो कानून ब्रेक कर सकें और इनकी जिम्मेदारी ना हो। सो ये एक डिलिबरेट एक्ट था by CIA to promote Blackwater type groups, ex-army, ex-American armed forces people. ब्लैक वाटर का जिक्र मेरा ख्याल है ये जो मुशर्रफ साहब कह रहे हैं ये सही है। सबसे पहली दफ़ा ब्लैक वाटर का जिक्र मोहतरमा ने किया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। अच्छा। मोहतरमा ने, आपको पता है 2008 जब वो आने लगी तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ को कहा कि मुझे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी का मसला है, तालिबान की तरफ से बड़ी थ्रेट है, और तो आप मुझे सिक्योरिटी मुहिम करें। ये 2007 की जब वो आ रही थी। सही। जी हाँ, 2007 में जब उन्होंने आना था, ठीक। तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ को कहा सिक्योरिटी दें। आपको याद है कि ये उस रहमान मलिक साहब ने भी, और वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें भी ये बात आई कि मुशर्रफ साहब ने कहा या आप ऐसा तावन करें या मैं सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करूंगा। ये मोहतरमा की तरफ से इल्जाम है, ठीक है, और जरदारी साहब की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इल्जाम है। मुशर्रफ साहब डिनाई करते हैं कि मैंने ऐसी कोई धमकी नहीं दी। मोहतरमा ने खुद मुझे कहा था पर्सनली ऑन अ 1-on-1 मीटिंग लाहौर में, डिफेंस में, मुझे उन्होंने कहा कि नजम मुझे ये उस वक्त ये मेरा ख्याल है 15-20 दिन कत्ल से पहले तो लाहौर आई हुई थी, तो वहाँ मुलाकात हुई, तो कहने लगी मुझे बड़ा खदशा, मुझे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई। तो मैंने कहा बीबी तो फिर ये आप थोड़ा ख्याल रखें। कहने लगी मैंने उन्होंने ये सारी बात मुझे बताई। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिकनों को कहा कि आप मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, वाइस प्रेसिडेंट को, शायद वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी को, क्योंकि वो इंचार्ज थे ये सारे ऑपरेशन। ओके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मुशर्रफ से बात करता हूं कि अगर आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो हम कोई प्राइवेट सिक्योरिटी मोहतरमा के लिए मुहिम दे दें, फराम कर दें। तो उन्होंने, मोहतरमा का ये कहना था कि डिक चेनी ने उन्हें कहा है कि नहीं मुशर्रफ नहीं मानते। तो मैंने कहा वो प्राइवेट सिक्योरिटी किस किस्म की, क्योंकि उस वक्त तो फिर आसिफ जरदारी साहब ने सारी सिक्योरिटी का जियाले सिंध से किए थे। तो कहने लगी वो एक ब्लैक वाटर एक फर्म है, ये पहली दफा मैंने भी नाम सुना, हालांकि सुनना चाहिए था, उससे पहले सुना होगा मगर याद नहीं था, क्योंकि इराक में ये थे और वहाँ काफ़ी इंसिडेंट्स भी हुए थे इनके। तो उन्होंने कहा वो ब्लैक वाटर एक कंपनी है, वो इराक में डिप्लोमेट्स को गार्ड करती है, अमेरिकन डिप्लोमेट्स को। तो अमेरिकन की तरफ से ये सजेशन थी कि हम आपको वो प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ऑफिशियली तो हम नहीं दे सकते, मगर मुशर्रफ साहब ने ना कर दी उसको भी। तो ये मुशर्रफ साहब अगर कहते हैं ना कि 2008 से पहले उन्होंने ब्लैक वाटर का नाम भी नहीं सुना था, दरअसल उनको नाम मोहतरमा ने 2007 में ही सुना दिया था और ब्लैक वाटर वॉज अवेलेबल। मगर हाँ, उसके बाद 2008 में और 2009 में फिर ब्लैक वाटर पाकिस्तान आ गई।
और बेशुमार आए। ओके, अच्छा सेठी साहब, एक बात जो एंड में तरह मुझे इसका जवाब दीजिए, ये यूएस पाक रिलेशंस की बात कि बड़ी बुरी तरह से डिटीरियरेट किया है इन्होंने जब मुशर्रफ साहब चले गए, वंस ही वाज गॉन। उन्होंने कहा जी कि देखें ये ताल्लुकात जो होते हैं ये इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं उनके ऊपर भी होते हैं, आपका कैसा रिलेशनशिप है, जब कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट ना हो। उनका मतलब ये था कि जी करंट जो रजीम है उसके अंदर किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि आप इंगेज करें पॉजिटिवली और हालात। अब बात ये है कि नहीं, कुछ हद तक सही कहते हैं, कुछ हद तक नहीं सही कहते। अच्छा, एक हद तक देखिए, रियासतें के दरमियान ज़ाती तल्लुकात नहीं होते, अपने मफाद होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि ना फ्रेंड्स होते हैं ना मास्टर्स। ए पर्सनल इंटरेस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट, स्टेट इंटरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट। दोस्ती जितनी भी हो, मगर जब रियासत की फ़ायदे नुकसान की बात आती है तो हर लीडर जो है अपनी रियासत का सोचता है, अपने मुल्क का सोचता है। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होते बिटवीन स्टेट्स। ये यहाँ तक तो थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है। इसीलिए वो कहते हैं कि जी ये फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, अयूब खान ने कहा था। तो मैं कहता हूँ ना फ्रेंड्स ना मास्टर्स, इंटरेस्ट्स, परमानेंट इंटरेस्ट्स। मुशर्रफ साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है कि जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बने तो प्रेसिडेंसी से पहले ड्यूरिंग द इलेक्शंस किसी ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का लीडर कौन है, तो उन्होंने कहा वो कुछ जर्नैल है, वो उनको याद ही नहीं था कि नाम क्या है। और जब बुश गए तो बुश और मुश की बड़ी दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा बड़ी दोस्ती थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ ने ठीक ठाक प्रेसिडेंट बुश को घेर लिया था, सही जफी डाल दी, हाँ सही तभी डाली हुई थी, और जो कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वो कर रहे थे। मगर हालात बदल चुके थे। जब रेड डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई तो यहाँ बहुत कुछ हो चुका था, बहुत कुछ हो चुका था। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आपकी कॉल्स का वक्त है, लाला लियाकत है हमारे साथ शिकारपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी लाला जी। सर हमारा एक सवाल है सेठी साहब से। जी हुजूर। कि लास्ट टाइम ये 9 सितंबर को सेठी साहब ने एक कॉलम लिखा था जंग में, जिसमें जस्टिस वजीउद्दीन और मौलाना कोई साहब था, उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिए लेटर लिखा था कि जो है टीवी पर फाशी चल रही है उसको रोका जाए। तो हम तो डेली जो है टीवी देखते रहते हैं, कोई फाशी है तो ही नहीं। मेरे को लगता है कि चीफ जस्टिस साहब खुद टेलीविजन नहीं देखते हैं। अच्छा लाला जी, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आप फाशी चीजें हैं टीवी पे, एग्जांपल दीजिए, कोई देखते हैं आप या आपकी नजर से? नहीं, हम तो नहीं देखते हैं फाशी पर। नहीं, मगर है टीवी के ऊपर कुछ ऐसी चीज? नहीं, कोई भी नहीं है। और आप शिकारपुर से बोल रहे हैं, वहां तो वैसे ही कंजर्वेटिव लोग हैं। वहाँ सही, और नहीं तो क्या, बिल्कुल बैकवर्ड इलाका है। अच्छा, तो पता नहीं तो ये और ये पढ़े लिखे लोग जो हैं कराची के, हाँ, फॉर्मर जजेस ये कहते हैं कि जी बहुत फाशी, टीवी बहुत फाशी। सर मेरे ख्याल में ये जजेस साहब जो है हमको 20वीं 14वीं सदी में वापस लेकर जाना। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, बस अब रहने दें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, रहने दें, यहीं रहने दें आप। वो कोई थोड़ी सी उन्होंने शायद बात को और करनी थी। हमारे साथ कॉलर हैं जी। ये जजेस के खिलाफ ऐसे बात नहीं इजाजत। हाँ नहीं, वाकई नहीं करनी चाहिए। अरे सेठी साहब, ये कुछ लोगों ने कहा जी आप इसे कितना पॉजिटिव समझते हैं कि जो कल की स्ट्राइक थी वो मौखर करने की अपील की गई है, अभी नेशनलिस्ट जो हैं सिंधी नेशनलिस्ट उन्होंने नहीं की, अभी उनकी तरफ से नहीं, लेकिन ANP PTI ने कहा है, जमात इस्लामी ने कहा है, और ये मैं एक एक्सपर्ट हैं और न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं, दानियाल अजीज साहब चौधरी साहब, बहुत एक्सपर्ट हैं लोकल गवर्नमेंट। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि उनको बुलाया जाए और मैं उनकी इंटरव्यू करूँ ताकि लोगों को समझ आए कि ये लोकल गवर्नमेंट का मसला क्या है। और अब मेरा ख्याल वक्त आ गया उनको बुलाने का। तो उनसे मैं बात कह रहा था, मैंने कहा मुझे समझाएं ये इशू क्या है। तो उन्होंने जो मुझे समझाने की कोशिश की और बड़े न्यूट्रल तरीके से, मैं समझता हूँ इसमें बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ये जितनी ये बात सिंधी नेशनलिस्ट कर रहे हैं, डिवीज़न ऑफ सिंध और ये सारी बातें, ये एग्जैजरेटेड है। और इस ऑर्डिनेंस के अंदर बहुत से अच्छे पॉइंट्स भी हैं और ये इतना नेगेटिव नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि ये अगर स्ट्राइक कॉल करते भी तो ये स्ट्राइक कॉल कामयाब नहीं होनी थी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जो ANP है उसके अंदर डिवीज़न है ऑन दिस, स्पेशली इन KP।
कि अब 2 सीटों के लिए वो एक अपनी पूरी जो उनकी अलायंस है विद पीपल्स पार्टी, उसको वो जेपरडाइज नहीं होने देंगे, उसको खतरे में नहीं डालेंगे। तो एहतजाज ज़रूर करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा उनको एक मतलब एक एक्सक्यूज़ मिल गया कि इसको मुलतवी कर दिया जाए। और अगर अब ये सिंधी नेशनलिस्ट इसको बनाना चाहते हैं तो ये स्ट्राइक कॉल फेल हो जाएगी। अच्छा, सेठी साहब हमारे साथ ताहिर साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। मैं एक आर्टिस्ट बंदा हूँ और मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे बैठता हूँ और वीडियोस देखता हूँ कि यूरोप में वर्ल्ड वार 2 के बाद ऐसे ऐसे हालात पैदा हुए कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मैंने देखा कि लंदन की सड़कों पे टैंक फिर रहे हैं, न्यूयॉर्क की सड़कों पे टैंक फिर रहे हैं और इतना आपस में लड़े हैं, हत्ता कि बर्लिन में देखते हैं कि वहाँ पे स्टेडियम्स के अंदर से जिसे कहते हैं अभी तक बम निकल रहे हैं। इतने हालात बुरे थे वहाँ पे। कौन सी, इवन पाकिस्तान से, काबुल से ज्यादा बुरे हालात थे वहाँ पे। तो कौन सी ऐसी पावर थी, कौन सी ऐसी चीज थी जो उन्हीं लीडर्स में वहीं से पैदा हुए थे, कोई बाहर से नहीं आए थे, और उन्होंने उस चीज को इतना इम्प्रूव किया कि वो यूरोप एक पीसफुल सिटी बन गया, एक पीसफुल एरिया बन गया और वहाँ की करेंसी तक एक हो गई। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हम उनको देख के यहाँ पे ऐसा करें कि पाकिस्तान, इंडिया, बरसगीर या ये एरिया जो है इतना पीसफुल हो सके। इवन अभी तक लंदन के कुछ ऐसे, आपने दुनिया देखी है, लंदन के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से ऐसे भी इलाके हैं कि जहाँ पे जो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, लियारी जैसे एरियाज हैं, इवन लियारी से चले थोड़े कम होंगे। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें उस तरह पीसफुल बना दे, आल्दो कि उनमें भी जंगें और लड़ाइयाँ इतनी हुई हैं और हमारे भी इतनी चल रही। बड़ी मेहरबानी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, थोड़ी सी बैकग्राउंड ज़रूरी है, अब पता नहीं टाइम है कि नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का ये लेसन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंपीरियलिस्ट वॉर्स थे और ये जो नई नई नेशन स्टेट्स बनी थी ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। कैपिटलिज्म तब्दील हो रही थी, बन रही थी, उभर रही थी और रिसोर्सेज के ऊपर और कॉलोनीज़ के ऊपर ये सारी लड़ाई झगड़े हुए। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो थी बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डेमोक्रेसी, बुर्जुआ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, और फैशिज्म। तो उस वक्त बड़ी खाना जंगी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज अगेन वो जो माहौल था वो प्री कैपिटलिस्ट माहौल था, अथॉरिटेरियन स्टेट, एम्पायर, हिटलर, रेसिज्म। उसके बाद आपने जैसे कहा कि इन्होंने फिर सोचा कि अब ये लड़ाई जंग, उसमें ये हुआ कि सारी कोशिश, सारी तवज्जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हुई और खुशहाली की तरफ हुई और वॉर मशीन्स को बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि इसके साथ सारी सिविलाइजेशन, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वो 2 दफ़ा तबाही से करीब से गुजरी और तबाही होती होती बचाव हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और फिर ये जो नेशन स्टेट्स थी, इन्होंने ये फैसला किया कि हमने अब अमन में रहना है और सबने कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। और बेसिस कॉम्प्रोमाइज़ का क्या है? कैपिटलिज्म, तजारत, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वेलफेयर स्टेट, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड एक तरफ। दूसरी तरफ एक कॉमन एनिमी नज़र आया उन्हें, वो था कम्युनिज्म। सब ने इत्तेहाद कर लिया कि आपस में नहीं लड़ना, अब कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ना है, जैसे पहले हमने फैशिज्म के खिलाफ हम लड़े थे। तो इसलिए आपस में अमन हो गया और जो वॉर करनी थी वो कोल्ड वॉर कम्युनिज्म सोवियत रशिया के साथ शुरू हो गई। अब वो कोल्ड वॉर जब खत्म हुई तो उस वक्त तक इन्होंने यूरोपियन यूनियन भी बना लिया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अपने आप को मजबूत कर लिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजों के ऊपर इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एम्फसाइज किया, 2 चीजें, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ अपनी भी रिक्वायरमेंट थी कैपिटलिज्म की, मगर सबसे अहम इसकी ज़रूरत पड़ी कि चाइना और सोवियत यूनियन को अंडरमाइन करने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न कैपिटलिज्म और सिविलाइजेशन में ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ था, और दूसरी जो ये डिक्टेटोरियल रेजीम्स थी, कम्युनिस्ट रेजीम्स थी, वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं था, रूल ऑफ ऑटोक्रेट्स था, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। तो ये इन्होंने नए वेपन्स लिए। अब वो वेपन्स जो उनको अंडरमाइन करने के लिए लिए थे, वो इनका अपना हिस्सा बन गए। दैट्स व्हाई दे बिकम स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटीज। हमें भी अमन की आशा, जंगजू रियासत नहीं। हमें भी वो एक गेटवे बनना है थ्रू एक सिविलाइजेशन सेंट्रल एशिया में, एक सिविलाइजेशन मिडिल ईस्ट में, एक सिविलाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया में, उसका गेटवे हमने बनना है।
वो अमन के साथ हो सकता है, मॉडरेशन के साथ हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज के साथ हो सकता है, लड़ाई और जंग से नहीं हो सकता और जिहाद से नहीं हो सकता। साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।